हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज आर्ट क्लासेस पर। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं परमाणु की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं जा करके देख लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस करके, वहाँ पे अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमाणु की संरचना चैप्टर को, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि चैप्टर 3 में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं पदार्थ जो है वो परमाणु और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। ठीक है, और बहुत प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका अस्तित्व जो है उन्हीं परमाणुओं के कारण होता है जिससे कि वो बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। फिर है, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसे कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। फिर है, इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इस अध्याय इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। हम अब परमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकारों के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। फिर है, 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। 19वीं शताब्दी के अंत में जो है ना फ्रेंड्स, जो भी साइंटिस्ट लोग थे उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि परमाणु की संरचना और उसके गुण के बारे में पता लगाना है। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। और ठीक है फ्रेंड्स, परमाणुओं की संरचना को जो है अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है, और परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियां के अध्ययन से मिला। अब है पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। तो क्रियाकलाप तो नहीं हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसका कंक्लूजन देख लेते हैं क्या निकला। तो इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। तो एक एक्टिविटी था और एक्टिविटी के बारे में कह रहा है कि क्या इस क्रियाकलाप से जो है हम लोग यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं तो क्या उनमें से विद्युत आवेश आ जाता है। तो यह आवेश कहाँ से आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। अब है, 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। ठीक है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 19वीं शताब्दी तक जो है यह पता लगा लिया गया था कि परमाणु जो है साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। ठीक है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नई विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। ठीक है, ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अवपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था।
इनका द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई निगेटिव के द्वारा और प्रोटॉन को पी प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखना है इस बात को। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। अब है कि ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। ठीक है, अब जो है ऐसा माना जाता है, ऐसा माना गया कि परमाणु जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। अब है परमाणु की संरचना। अब है परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। हमने अध्याय 3 में जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि जे टॉमसन जो हैं वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया था जो क्रिसमस केक की तरह था। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल। और आप लोग को बता दें कि टॉमसन ने जो परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया था वो मॉडल क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। इनके अनुसार जो है टॉमसन के अनुसार जो है परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज के भांति धंसे हैं। तो ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये टॉमसन का परमाणु मॉडल है जिसमें ये जो है घनात्मक गोला है और ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यही है टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो आइए यहाँ जो दिया गया है इसे भी पढ़ते हैं इस टेबल को। तो ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला और 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। अब फ्रेंड्स, टॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया वो पढ़ना है। ठीक है, पहला है परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। तो ठीक है, पहला इन्होंने ये प्रस्तावित किया कि परमाणु धन जो हैं आवेशित गोले के बने होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। दूसरा है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के
परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अब है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। तो ठीक है, रदरफोर्ड जो हैं ये जानने के लिए काफ़ी इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर माटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः यह धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अवर परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये फिगर है, सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का परिकिरणन है। लेकिन अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। चित्र 4.2, इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। अब है रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। ई रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग गोवा में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता था। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभक की खोज के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इसको नोट कर लेना है कि रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब है इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान ले कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चारदीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार जो है अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित परिणाम निकाले हैं। ठीक है, इसी तर्क के अनुसार जो है अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग के आधार पर जो है रदरफोर्ड ने निम्नलिखित परिणाम निकाले हैं कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, परमाणु के भीतर जो है अधिकतर भाग खाली हैं, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण जो है बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। अब है बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। ठीक है, तो एक ये नोट कर लीजिए कि परमाणु में जो है धनावेशित भाग बहुत कम है। क्यों कम है? तो बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। अब है बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। तो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर है उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10.5 गुना छोटी है। ठीक है, तो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जो है उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या जो है परमाणु की त्रिज्या से
10⁵ गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, परमाणु का केंद्र जो है धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। फिर नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। फिर नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। अब है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कमियां के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकसित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। अब है बोर का परमाणविक मॉडल। ठीक है, अब है बोर का परमाणविक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो इनका क्या था अवधारणाएं? तो पहला, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। अब आइए पढ़ते हैं नील्स बोर के बारे में। तो नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके बाद है एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए ये फिगर है, किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर को यहाँ दिखाया गया है। और ये कक्षाएं या कोष जो है KLMN या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती है। ओके, तो ये कक्षाएं या कोष जो है KLMN और 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती है। अब है न्यूट्रॉन। अब हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण का खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण का खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, इसको देखा जाए। यहाँ पे विभिन्न कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में और बरी ने के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो सूत्र 2n2 से दर्शाया जाता है, ठीक है, 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षा या के कोष में होगी।
2 इंटू 1⁻² इज इक्वल टू 2। दूसरे कक्षीय L कोष में होगी 2 इंटू 2⁻² इज इक्वल टू 8। तीसरे कक्षीय M कोष में होगी 2 इंटू 3⁻² इज इक्वल टू 18। चौथे कक्षीय N कोष में होगी 2 इंटू 4⁻² इज इक्वल टू 32। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहली बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है और किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्र को चित्र 4.4 में दिखाया गया है। अब है संयोजकता। अब क्या है? अब है संयोजकता। तो हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब है बोर-बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है, बोर-बेरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वो उसी तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता एक ही कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? यह क्रमशः 2, 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 तथा एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसकी संयोजकता बनाना बहुत आसान है। फिर आते हैं यहाँ पे विभिन्न सेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन। तो देख लीजिए, हाइड्रोजन H, ठीक है, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या सब दिया गया है। ये टेबल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो इस सब टेबल को याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर है अष्टक 8 में 7 घटाकर प्राप्त की जाती है और इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 में अंतिम स्तंभ में दी गई है। ठीक है, तो अब है यहाँ परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या।
तो पहले आइए देखते हैं परमाणु संख्या। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z = 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z = 6। इसी प्रकार परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब है द्रव्यमान्य संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान्य संख्या। एक परमाणु के अवर परमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6U + 6U = 12। इसी प्रकार अल्युमिनियम का द्रव्यमान 27U है, 13 प्रोटॉन + 14 न्यूट्रॉन। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। द्रव्यमान संख्या = तत्व का प्रतीक, उसके बाद फिर परमाणु संख्या। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है 147N। ठीक है, अब है समस्थानिक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समस्थानिक। तो प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले लें। इसके 3 परमाणिक स्पीशीज होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण हैं कार्बन 12, 6, ठीक है, और इसका 14, 6C, क्लोरीन इतना और इतना। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट ये कर लेना है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो है समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35U और 37U जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि किसी द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए इसका पता लगाएं। ठीक है, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट करके 35.5U आंसर है। फिर एक किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5U है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5U होगा। अब है समस्थानिकों के अनुप्रयोग।
ठीक है। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी यानी कि एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। अब है समभारिक। समभारिक क्या होता है? दो तत्वों यानी कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा। तो हमने सीखा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज जो है क्रमशः जे टॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज जो है क्रमशः जे टॉमसन और गोल्डस्टीन ने की। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। अब है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी है। नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। फिर है जे चैडविक ने जो है परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अवपरमाणु कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को ठीक है KLMN नाम दिया गया है। परमाणु के कक्षों को जो है KLMN नाम दिया गया है। संयोजकता परमाणु की संयोजक शक्ति है। संयोजकता जो है परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या जो है केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों को अनेक प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस चैप्टर को फुल्ली डिस्कस किया है। ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उसके बाद जो ये चैप्टर एंड हो जा रहा है। तो दोस्तों, आप में से जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।